चैप्टर 6 हमारी सगाई हो गई है। क्या मैं जादू दुनिया में आ गया है भगवान, मैं यह कहाँ आ गया। आरव अपना सर पकड़कर बैठ हुआ था। फिर कुछ सोचते हुए वह उसे कक्ष से बाहर चला गया। हर आसपास बहुत गौर से देखते हुए सोचने लगा कि आखिर ऐसा भी हो सकता है क्या, सच में लोगों का रीबर्थ होता है। यह सब सोचते हुए वह पूरी तरह से बाहर निकल गया। जब बाहर आकर उसने आसपास देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर इस वक्त था और आज पर बहुत बड़े बड़े बाहर मौजूद थे और पहाड़ों से गिरा हुआ एक बड़ा सब जगह, जहां चारों तरफ घर, तालाब और एक छोटा सा शहर बसा हुआ था और दूसरे साइड एक छोटी सी नन्ही बनती हुई पहाड़ के नीचे बहुत बड़ा झरना था, जिसके नीचे एक लंबी नदी बह रही थी। दूर दूर तक घना जंगल और दूसरे साइड कुछ दूरी पर एक और शहर नजर आ रहा था, जिसकी बीच में ही बहुत ही सुंदर महल का आधा अधूरा दृश्य नजर आ रहा था। वहां के आसपास के सारे नजारे को देखकर आरव की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि इतना सुंदर दृश्य उसने आज तक कभी नहीं देखी थी। वह आसपास देखते हुए मन ही मन कहने लगा, वह यह तो किसी ग्राफिक इमेजिनेशन दुनिया जैसा लग रहा है। अगर यह सच है तो यहाँ आसपास सारी चीज इतनी, बताओ कितना अमेजिंग है यह सब। बस मेरे पास अभी फोन होता तो मैं अभी इतनी अच्छी अच्छी फोटो लेकर सीधा पोस्ट कर देता, एक ही दिन मुझे लाखों व्यू मिल जाते। आप क्या सोच रहे हैं? क्या आपको अभी भी चक्कर आ रहे हैं? यह आवाज सुनकर आरव अपनी सोच से बाहर आया और पीछे देखने लगा। उसे चौंकते देखकर महेश्वरी उसकी तरफ जाकर उसके सामने खड़ी हो गई और उसकी साथ दूसरी तरफ नजारे को देखते हुए कहने लगी, यह हमारा छोटा सा शहर है, आपके पारस साम्राज्य के जैसा भाव और बड़ा देश नहीं। क्या पारस साम्राज्य के कहाँ पर है? अरब में, उसे देखकर कहा। फिर वह महेश्वरी को गौर से देखने लगा। महेश्वरी की 21 साल की लंबी और बहुत ही सुंदर लड़की थी। अपने आसपास रहने वाली लड़कियों में और उसकी आध्यात्मिक शक्तियाँ और शास्त्र और जादू वह बचपन से सीखते आ रही थी। उसका और मेघा राज्य की राजकुमारी काव्य दोनों ही एक दूसरे से, दोनों को ही कंपैरिजन होता था, पर राजकुमारी होने के कारण काव्य को जाता ज्यादा मान सम्मान और उचित दृष्टि से देखा जाता था। इसलिए महेश्वरी सिर्फ थोड़ा नीचे झुका था, पर उसका एक अलग ही व्यक्तित्व उसके चेहरे पर साथ झलकता था और उसके चेहरे पर एक अलग सा तेज मौजूद था। पर इस वक्त उसका चेहरा एकदम नॉर्मल और मुस्कुरा रहा था, एक साधारण लड़की के जैस नहीं। महेश्वरी जानबूझकर अपनी शक्तियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दी, नहीं तो उसका तेज और उसकी ऑरा देखकर आरव उस डर सकता था, क्योंकि वेद उसे यह बात बता दी थी कि इस वक्त आरव को कुछ भी याद नहीं है। इसलिए वह ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी जिससे आरव डरे। माहेश्वरी ने उससे कहा, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, तुम्हारा याददाश्त चले जाने के कारण तुम्हें मैं याद नहीं हूँ, पर मैं तुम्हें सारी चीज बहुत आराम से बताती हूँ। उससे पहले तुम कुछ खा लो, चलो मेरे साथ। पकड़ लिया और उसे अपने घर की तरफ ले गई। आरव जब बहुत वहां देखा तो उसने देखा एक सफेद बहुत ही सुंदर आलीशान सा महल मौजूद था, जो दिखने में बहुत छोटा पर प्यार था और उसके सामने बहुत ही कलरफुल और हरी भरी पेड़ पौधे लगे हुए थे, जो उसे घर को बहुत ही ज्यादा मनमोहन बना रहे थे। उसने देखा कि अरे, यह तो जहां से मैं निकला हूँ वहीं आ गए। को अपने घर को इस तरह से निहारते हुए देखकर माहेश्वरी मुस्कुरा दी और वह उसके साथ चलते हुए कहने लगा, अब तुम यही ही रहोगे तो आराम से देख लेना सारी चीज। पहले तुम अच्छे से खाना खा लो, उसके बाद मैं तुम्हें हमारे बारे में सब कुछ बताऊंगी। यह सुनकर आरव वहीं रुक गया और माहेश्वरी जो उसका हाथ पकड़ कर रखी चल रही थी, वह पीछे मुड़कर सवाल है नजरों से अब को देखने लगी। तुम आरव है? उसे देखा, फिर अपने हाथ को, और वह माहेश्वरी के हाथ को छुड़ाकर इधर उधर देखने लगा। फिर थोड़ी ही जागते हुए कहने लगा, हमारे बारे में मतलब क्या कहना चाहती हो? मैं तुम्हें बात नहीं बताऊंगी। माहेश्वरी के साथ अंदर आया तो उसने देखा कि कुछ देर पहले उससे मिलने आए तो लोग वहीं पर बैठे हुए हैं।
माहेश्वरी ने आरव और उन दोनों अप को उन दोनों के बारे में बताया। मैं अपनी माँ के बारे में भी। फिर वह सब मिलकर खाना खाए। खाना खाने के बाद वह वहीं बैठे रहे तो माहेश्वरी ने अपने पिताजी की तरफ देखकर कहा कि वह आरव को लेकर नदी के पास जा रही है, जिस पर उसका भाई करण तुरंत उठ खड़ा हुआ और कहने लगा कि वह भी उसे उनके साथ जाएगा। माहेश्वरी ने कुछ नहीं कहा और वह आरव के साथ चलने लगी। एक तरफ माहेश्वरी तो दूसरी तरफ कारण आरव की अगलगल में चल रही थी। करण का कोई एक्सप्रेशन नहीं थी, पर माहेश्वरी मुस्कुराते हुए आगे चलते हुए आरव को देख देख कर बस हल्का सा मुस्कुरा और शर्मा रही थी। वह देखकर कारण को बहुत आश्चर्य होगा कि किसकी बहन का यह रूप उसने पहली बार देखा था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि आपकी इस इंसान ने उसके वाहन के और उसके ऊपर क्या जादू कर दिया है। आरव बस चुपचाप उन दोनों को देखते हुए मन ही मन सोच रहा था कि आखिर वह करेगा क्या जब तक वह लोग नदी के पास पहुंचे। आरव बहुत कुछ सोच चुका था और उसने मन में कहा, आज यही मेरी किस्मत है, तो अब मैं अपने बारे में हर हाल में जान कर रहूंगा। मैं कौन हूँ और कहाँ से बिलोंग करता हूँ। हालांकि मेरे पिछले जन्मों के बारे में मुझे सब कुछ पता है, पर मैं इस वक्त जिसके शरीर में हूँ उसके बारे में तो मुझे कुछ खबर ही नहीं है। यह उसके बारे में सब कुछ जानती है, पर मुझे नहीं लगता कि यह जानती भी होगी कि नहीं। इस वक्त मैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता हूँ, पर उसने मेरी जान बचाई है। पर यह भी तो हो सकता है कि यह मुझसे झूठ भी कह सकती है। जिस तरह से यह मुझसे बात कर रही है और उसका भाई मुझे चुप घूर रहा है, यह तो समझ आ गया कि यह लड़की मुझे पसंद करती है और इसका भाई मुझे पसंद नहीं करता। और वेद जी और उनके पापा जी बहुत अजीब नज़र से मुझे देख रहे थे। क्या मैं कोई एलियन हूँ? छोड़ो इन्हें, तो एलियन का मतलब ही नहीं समझ नहीं आएगा। यह सब मन ही मन कहते हुए और माहेश्वरी के साथ चलने लगा। जब वह लोग नदी के पास आ गए तो एक पत्थर के किनारे बैठ गए। पर आ रहा हूँ। आगे जाकर नदी के बाटी पानी से अपने चेहरे को गौर से देखने लगा और कहने लगा, कुछ भी कहा इस उसे लड़के का चेहरा काफी अच्छा है, पर इसका शरीर कितना दुबला पतला है। थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेता, अच्छा डाइट लेट। तुमने हीरो से काम नहीं लगता। क्या सच में लड़का इतना कमजोर था कि मर गया? मुझे तो कुछ अलग ही महसूस हो रहा है अपने चेहरे को देखते हुए। उसकी कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम आराम से बैठ और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उससे कुछ कदम दूर होकर आ जाओ। कारण के बराबर बैठ गया और कहने लगा, क्या तुम मुझे मेरे बारे में बता सकती हो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ और मैं करता क्या था? और मेरी नदियों से गिरने से पहले मुझे जहाँ तक याद है कि मैं एक इंसान जगह पर बेहोश पड़ा था, फिर अचानक से नदीम फिसल गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं आया और जब मेरी आंखें खोली तो मैं यहाँ आप लोगों के साथ था। यह सुनकर माहेश्वरी कुछ सोचने लगी। फिर उसने आर की तरफ देखकर कहा, क्या तुम उसे सुनसान जगह के बारे में बता सकते हो कि वह कैसा जगह था? यह सुनकर आरव में जब वहां होश में आया था तो आसपास की जगह के बारे में याद करते हुए वह सब कुछ माहेश्वरी और करण को बता दिया। इस सुनकर कारण और माहेश्वरी एक दूसरे को देखने लगी कि वह जगह इन चाहिए जहां जादूगर एक दूसरे से लड़ाई करते थे, और इस बारे में से बहुत कम ही लोगों को पता है। कारण उसकी तरफ देखकर कहने लगा, तुम्हें उससे आगे कुछ पता है कि तुम वहां पर कैसे पहुंचे और तुम्हारे साथ हुआ क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बेहोश था। आपसे जब पूछा तो आसपास देखकर डर गया। फिर जब पानी पीने के लिए नदी के पास गया तो मैं वहां से फिसल गया, और जब मैं बेहोश हुआ था और उसका मुझे होश आया था उसे जगह पर, तब भी मुझे कुछ याद नहीं था। मैं तो बहुत डर गया था उसे जगह को देखकर। माहेश्वरी आरव को देखकर कहने लगी, मैं तुमसे पारस साम्राज्य के बाजार में मिली थी जहां व्यापारी और बहुत सारे लोग अपना सामान भेजने और खरीदने हैं। तुम वहां एक मिट्टी के सामान बनाकर भेजते थे, वहीं मैं तुमसे पहली बार मिली थी, और पहली बार गलती से मेरे हाथ से तुम्हारे बहुत कीमती सामान जो मिट्टी के बने हुए थे वह टूट गया था, जिसके कारण तुमने मुझे चिल्लाकर भगा दिया था। तुमने मुझे पूरे सामानों का हार जाना मांगा। उसके बाद मैं तुम्हारी मदद करने लगी और हम दोस्त बन गए।
और धीरे धीरे हम बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए और तुम एक बार मेरे साथ कहीं घूमने आ जा रहे थे तो हमारे ऊपर किसी ने हमला कर दिया था, तो तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई थी। तब से मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगी हूँ और तुमने भी यह बात मान ली और हमने सगाई कर ली। क्या हम एंगेज्ड है? यह क्या कह रही हो? आरव पूरी तरह से बातें सुनकर हैरान और शाकड़ दोनों रह गया। तो वही कारण का मुंह खोल का खुला रह गया अपनी बहन को इस तरह किसी से झूठ बोलते देखकर। हालांकि माहेश्वरी ने बहुत हद तक सच और झूठ बोला था, पर वह इस तरीके से बोल रही थी कि उसकी हर एक बात में सच्चाई नजर आ रही थी। अगर वह आरव को सच बताता देती तो आरव वहां से चला जाता, जो माहेश्वरी नहीं चाहती थी। इसलिए माहेश्वरी ने सोचा कि वह आरव को किसी भी तरह से अपने साथ बांध कर रख ले, क्योंकि अब वह आरव को हमेशा के लिए अपना साथ रखना चाहती थी। तो नहीं आ रहा हूँ मैं झूठ बोलकर। आरव कहा, यह नहीं हो सकता, हमारी सगाई नहीं हो सकती। क्या तुम सच बोल रही हो या मैं तुम्हें यकीन नहीं होता तो मत करो। वैसे भी मैं कोई जबरदस्ती तुम्हारे साथ नहीं करूंगी। कुछ दिनों के बाद मैं आचार्य नगरी जा रही हूँ, तब तक तुम्हें कुछ याद आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो तुम नहीं हमारे साथ रहकर मेरे भाई के साथ शास्त्र और जादू शक्तियाँ, आध्यात्मिक शक्तियों पर शिक्षा ले सकते हो। हमारे यहाँ बहुत सारी जादू के शस्त्र टीचर और ज्ञानी लोग रहते हैं। यहाँ के शुद्ध वाटर वंगी को लोग रहते हैं। तुम यह कह सकते हो कि यहाँ से जादू की जानकारी लोग और कुछ आम लोग रहते हैं। दूर दूर से पूरे राज्य के बच्चे यहाँ जादू सीखने और स्वास्थ्य का ज्ञान प्राप्त करने आते हैं, पर जिनका भी अज्ञात्मक शक्ति का शक्ति स्रोत का ईस्ट या उसके आसपास बढ़ जाता है, वह आचार्य नगर जाकर अपनी जादुई शक्तियाँ भी बढ़ा सकते हैं। क्या आरव मान जाएगा माहेश्वरी की बात, या निकालने का दूसरा रास्ता? चैप्टर 7, जादू नगरी में प्रवेश। अब तक आरव कहा, यह नहीं हो सकता, हमारी सगाई नहीं हो सकता। क्या तुम सच बोल रही हो? क्या तुम्हें यकीन नहीं होता तो मत करो। वैसे भी मैं कोई जबरदस्ती तुम्हारे साथ नहीं करूंगी। कुछ दिनों के बाद मैं आचार्य नगरी जा रही हूँ, तब तक तुम्हें कुछ याद आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो तुम नहीं हमारे साथ रहकर मेरे भाई के साथ शास्त्र और जादू शक्तियाँ, आध्यात्मिक शक्तियों पर शिक्षा ले सकते हो। हमारे यहाँ बहुत सारी जादू के शस्त्र टीचर और ज्ञानी लोग रहते हैं। यहाँ के शुद्ध वाटर को लोग रहते हैं। तुम यह कह सकते हो कि यहाँ से जादू की जानकारी लोग और कुछ आम लोग रहते हैं। दूर दूर से पूरे राज्य के बच्चे यहाँ जादू सीखने और स्वास्थ्य का ज्ञान प्राप्त करने आते हैं, पर जिनका भी अज्ञात्मक शक्ति का शक्ति स्रोत का क्रिस्टल पत्थर या उसके आसपास बढ़ जाता है, वह आचार्य नगर जाकर अपनी जादुई शक्तियाँ भी बढ़ा सकते हैं। आरव को कुछ बातों का मतलब समझ नहीं आ रहा था, पर फिर भी वह शांत होकर उसकी बातें सुनने लगा, क्योंकि जब से वह यहाँ आया है तब से ऐसी चीज उसे सुनने को मिलती, इसलिए अब सारी चीजों को ध्यान देकर समझना पड़ा। आरव को इतना तो समझ गया कि अब इस दुनिया से वह वापस अपनी दुनिया में नहीं जा सकता। माहेश्वरी उसे इस दुनिया के बारे में बताने लगी। आरव अपना छोटे छोटे सवाल पूछकर इस दुनिया के रहस्य और इस दुनिया के जानकारी ले रहा। सारे कुछ जानने के बाद आरव एकदम से शांत हो गया और वह नीचे देखते हुए किसी गहरी सोच में चला गया, और उसे ऐसा करते देखकर कारण और माहेश्वरी वह दोनों उससे ही देखने लगी। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद कारण ने कहा, चलो चलते हैं, बहुत हो गया बातें। ये कहकर वह जो नदी के किनारे पत्थर पर बैठ था, तभी उसका पैर एक पत्थर के बीच फिसल गया और उसके पैर मुड़कर नदी के किनारे फिसल कर गिर गया, और एक जोर से दर्द पैर में चोट लगने का कारण जोर से चिल्ला उठा। यह देखकर आरव और महेश्वरी उसके किनारे पर बैठा दिए। कारण दर्द के मारे अपना पैर पड़े अपनी आंखें बंद किया हुआ था। तो वहीं आरव झट से उसके पैर को देखने लगा। उसके बाद उसे शांत करते हुए धीरे धीरे उसके पैर पर मसाज करने लगा। फिर छत से उसका पैर को मोड़ दिया, जिससे एक चीख उसे जगह पर गुजी, और करण ने चीखते हुए कहा, क्या कर रहे हो? मेरे पैर तोड़ने का इरादा है क्या?
आरव कहाँ आपने लो तुम्हारा पैर ठीक हो गया जिससे तुम्हें और ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। हाँ, माहेश्वरी और आरव दोनों कारण को सहारा देखकर घर ले आए। आरव ने महेश्वरी को देखकर कहा, तुम्हें बहुत जल्दी ही यहाँ से जाना है, इसलिए तुम अपनी तैयारी करो, मैं कारण को संभाल लूंगा और जाते हुए माँ को लेप बनाने को कह दो, मैं कारण को उसके रूम में ले जाता हूँ। यह कहकर आरव कारण को उसके रूम में ले जाने लगा। कारण का नेचर ही बहुत ही दयालु होता, दयालु है, वह सबकी मदद करता था। तो वही माहेश्वरी खुद की माँ को आरव के मुंह से माँ सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। हमें कारण को उसके बिस्तर पर लेटा दिया और उसके जख्म देखने लगा तो कारण वहीं अब दर्द से बस धीरे धीरे करा रहा था और आरव उसे देखते हुए कहा, नदी के किनारे पत्थर बहुत थी जिसके कारण तुम्हें चोट तो काम लगी है, पर तुम्हारे शरीर में दर्द बहुत हो रहा होगा। तभी आरव के पास करण की माँ आ गई और उसके हाथ में लेट था से लेते हुए आराम ने कहा, आज चिंता मत कीजिए, यह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, ऐसी भी छोटी मोटी चोट है, क्या गर्म पानी और गर्म कपड़ा ला सकते हैं। यह सुनकर माहेश्वरी की माँ ने उसे एक नजर देखा, फिर हाँ में सर हिलाते हैं वहां से चली गई। कारण उसे देखते हुए कहने लगा, तुम क्या करना चाहते हो मेरे साथ, क्या तुम खुद तो अभी बिस्तर से उठे हो और मेरा इलाज करने चले हो। यह कहकर कारण मुंह बना दिया और उसे देखकर आरव बस मुस्कुराते उसे देखकर कहा, यही समझ लो, अभी तो मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, किसने कहा था कि नदी के किनारे चिकनी जगह पर बैठने को। यह कहते हुए आरव उसके साथ बातें करने लगा और धीरे धीरे उसके चोट पर लेप लगा दिया और माहेश्वरी और करण के माँ के लाए हुए कपड़े और गर्म पानी से वह कारण के पैर को सेखाने लगा। डॉक्टर होने के कारण आरव को पता था कि कारण को किस तरह से और उसका इलाज करना है। यह सब सोचते हुए आरव करण की तरह देखकर कहा, जो अपनी आंखें बंद करे आराम से लेटा हुआ था। कारण, क्या तुम सो गए? नहीं, बस तुम जो मेरे पैर पर मसाज कर रहे हो ना, वह बहुत अच्छा है। एक बात पूछना था तुमसे। हाँ पूछो, क्या वेद लोग भी जादूगर होते हैं? हाँ, कुछ जादूगर की पहली स्थिति ग्रास टाइप की होती है, जो पेड़ पौधे और प्राकृतिक एनर्जी से बनती है। वैसी एनर्जी आयुर्वेद में बहुत सारी और अच्छी काम आते हैं, पर यह बहुत ही कम दर्ज वाली लोगों के पास ही होता है, क्योंकि वेद ऐसे वेदों सिर्फ साधारण वेद नहीं होते हैं, वह लोग जादू घर के वेद होते हैं। वह अपने जादू से बड़े जादूगर को ठीक कर सकते हैं। क्या जादूगर को भी चोट लगती है तो जादूगर होने का क्या फायदा? अगले दिन तक पूरे समय आरव कारण के साथ था। वह कारण का ध्यान भी रखना चाहता था और वह इतना तो समझ गया था कि कारण बुरा इंसान नहीं है, बस वह उसकी बहन के कारण उसे थोड़ा चिढ़ा हुआ रहता है। अगले दिन के शाम किस समय आरव कारण के साथ बैठा कुछ खा रहा था, तभी वहां पर माहेश्वरी आ गई, जिसे देखकर कारण ने मुंह बनाते हुए कहा, आप श्रीमती को हमारी याद आई, बताइए महारानी जी, क्या आपने भाई को ऐसा देखकर कैसे लगा रहा है? माहेश्वरी ने कारण के बातों को इग्नोर किया और आरव की तरफ देखकर उसे पूछने लगी, जिसे सुनकर कारण और महेश्वरी दोनों इतना समझाने की आरव को भी आयुर्वेद या उपचार के बारे में जानकारी है, जिसे सुनकर वह दोनों बहुत प्रभावित हो गए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और आरव अब उसे माहौल में थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हो गया और उसे बहुत सारी चीज के बारे में पता चली, जैसे कि वह यहाँ पर अनजान है और बहुत सारे, पर उसका शरीर कमजोर होने के कारण वह अभी ज्यादा चीज नहीं कर सकता। अरब में शरीर को मजबूत बनाने के लिए अपने आप को मजबूत और अपने शरीर को मजबूत बनाने के बारे में सोचा और उसे कई दिनों मुझे बहुत अजीब अजीब सपने आ रहे थे, जिसके कारण आरव हो नहीं पाया और उसे बीच वह माहेश्वरी और करण की थी हुई पुस्तकें पढ़ने लगा। ऐसी कुछ दिन भी दिखाएं और एक दिन जब महेश्वरी आचार्य जादू नगरी के लिए निकलना था, इसलिए वह चाहती थी कि वह आरव को बहुत कुछ सिखा दे ताकि उसे बहुत आसानी हो। वैसे तो आचार्य जादू नगरी में
आम इंसान भी जादू सीखने आ सकते थे, पर उससे पहले उन्हें बहुत सारी चुनौती दी जाती थी, जिसे पूरा करने के बाद ही कुछ आम इंसानों को भी जादू नगरी में प्रवेश मिल जाता था। चैप्टर 8, डरावना सपना। जादू नगरी में प्रवेश। पर माहेश्वरी जैसी उच्च श्रेणी की जादूगर, जिन्हें शास्त्र और जादू का मध्य ज्ञान होता है, उन्हें सीधे तरीके से जादू नगरी में प्रवेश मिल जाता था। यह सब के बारे में पता चलते ही आरव कभी मन अब जादू नगरी में जाकर जादू सीखने का हुआ, और वह उसके लिए आरव धीरे धीरे अपने आप को मजबूत बनाने लगा। माहेश्वरी के पिता और वेद जी के बारे में सुनने के बाद तो उसे और कॉन्फिडेंस आ गया कि वह भी एक अच्छा जादूगर बन सकता है। यह सब सोचते हुए आरव कारण अब रोज सुबह नदी के किनारे मेडिटेशन करने लगे और अब अपने शरीर को फिट बनाने के लिए बेसिक एक्सरसाइज करने लगा, जो वह हमेशा करता था। तो वही कारण भी आरव को देखकर उसे के साथ देता है। और माहेश्वरी के जाने के बाद आरव थोड़ा रिलैक्स हो चुका था। वह ऐसे ही दोपहर की खाने के बाद वह और कारण बैठे हुए थे। आरव और अपने पिछले जिंदगी के बारे में याद करते हुए कहने लगा, मेरी पिछली जिंदगी का लव लाइफ की कोई खास नहीं था, और इस जिंदगी में तो क्या ही खाने पर यह बहुत इंटरेस्टिंग है। जादू, यहाँ के लोग और अलग ही एडवेंचर हो रहा है। बस लड़के के बारे में पता चल जाए जिसका नाम भी मुझे मिलता है चलता है, और उसी से हिसाब से मुझे आजकल सपने आ रहे हैं। वैसे तो इसके बारे में मैं किसी को बात नहीं सकता, यह सोचते हैं। वह अपने सपने के बारे में सोचने लगा, जहां एक लड़की हाथों में खंजर लिए आपके ऊपर बहुत बेदर्दी से वार कर रही है, और अब पूरे जख्मी हालत में उसके सामने घुटने टेकी खड़ा हुआ उसे देखकर बस मुस्कुरा रहा था। उसे लड़की का शक्ल साफ साफ दिखाई तो नहीं दे रहा था, पर यह दृश्य बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डरावना था, जिसके सपना कई दिनों से आरव को आ रहे थे। और उसके सपने में कई बड़े बड़े महल और कुछ धुंधली तस्वीर और चीज आते रहते थे, जिससे वह रात रात भर सो नहीं पा रहा था। यह सब सोचते हुए आरव ने मन ही मन कहा, क्या यह सपने मेरे पास से जुड़े हुए हैं? क्योंकि साइकोलॉजी के अनुसार हमें सपने वही आते हैं जो हमारे साथ भी बिता होता है। करण, तुम अकेले अकेले यह क्या सोच रहे हो? कारण, जो उसके बगल में बैठा हुआ था, उसे देखते हुए कहने लगा। अब अपने ख्यालों से बाहर आया और आरव ने करण की तरह देखकर कहने लगा, क्या तुम्हें भी मेरे अंदर कुछ अलग नजर आता है, जैसे तुम्हारे पिता और वेद जी ने कहा था? कारण ने उसे देखा, फिर बिना उसके तरफ देख कहा, मुझे नहीं पता, पर हो भी सकता है। क्या तुम्हें अपने पिछले जिंदगी के बारे में कुछ याद आया कि तुम कौन थे? उसकी बात सुनकर आ रहा हूँ, उन्हें मन ही मन कहा, मुझे तो सिर्फ अपनी पिछली जिंदगी के बारे में याद है। इस जिंदगी में मैं कौन था, क्या था, मुझे खुद पता नहीं है। और मैं क्या इस शरीर के मालिक कैसा था, कौन था, यह मुझे ही नहीं पता। अजीब दुनिया में डाल दिया है भगवान ने मुझे। वह एक डॉक्टर था, एक सिटी हॉस्पिटल में जॉब करता था और उसकी नॉर्मल लाइफस्टाइल में बहुत ही बिजी रहता था। उसका सपना एक फेमस डॉक्टर बनने का था, जो वह बन चुका था, और इस सपने को पूरा करते हुए उसे बहुत मेहनत करना पड़ा था। आरव को खोया हुआ देखकर करण ने कहा, जब मैं तुम्हें मेरे बारे में कुछ पूछता हूँ, तुम ऐसे ख्यालों में गुम हो जाते हो। आखिर क्या सोचते रहते हो जब तुम्हारा दिमाग में कुछ है ही नहीं? यह सुनकर आरव उस घूर कर देखा। तुम्हारी चिढ़ कर क्यों रहते हो उसमें? मेरी क्या गलती कि तुम्हारी बहन मुझे पसंद करती है? यह सुनकर कारण का मुंह बन गया और वह कहने लगा, मैं इस वजह से तुम्हें पसंद नहीं, कभी ऐसा कुछ नहीं है। बस तुम मुझे बहुत अजीब लगते हो। तुम्हारा चेहरा देखकर तो ऐसा लगता है बड़े खानदान के राजकुमार को, पर तुम्हारे शरीर और तुम्हारे स्वभाव को देखकर तो ऐसा लगता है कि सब इंसान ही होते हैं, अमीर गरीब या राजकुमार और जादूगर, उसे सब अमीर इंसानी होते हैं। तुम पहले अपने बोलने का तरीका सीखो यार। यह क्या? कारण ने कहा, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। यह कहकर करण आरव को एक ग्रंथ वाले लाइब्रेरी में ले आया। इतनी सारी बुकें देकर आ रहा हूँ,
एक्साइटेड हो गया और वह सारे बुक्स को देखते हुए बहुत खुशी खुशी होती है। तुमने मुझे यहाँ इस शो अमेजिंग कमरे में इतने सारे बुक, दिस इज ए अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल इंटीरियर। उसकी ऐसी बातें सुनकर कारण ने उसे देखा तो कहा, तुम यह बीच बीच में जो कहते हो ना, यह भले मुझे समझ नहीं आती, पर ऐसी चीज, ऐसी भाषा होती भी है और तुम यह इतनी आसानी से बोल देती हो, क्या तुम्हें यह भाषा सीखी है? यह सुनकर आरव उसे हैरानी से देखने लगा। और तुम इंग्लिश के बारे में बात, मुझे इंग्लिश आती है कि मन ही मन कहने लगा, भाई मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे तो आना ही चाहिए ना, यह मैं तुम्हें कैसे सीखूंगा कि शुद्ध हिंदी तो मुझे समझ आ जाती है, पर उसे समझने के लिए मेरा दिमाग बहुत खर्च होता है, इतना तो मुझे फॉर्मूला समझने में खर्च नहीं करना पड़ा, कितना उसे शुद्ध हिंदी समझ, हिंदी सही है। करण आरव को फिर से ख्यालों में खोया देखकर करने कहा, तुम फिर खो गए, ऐसे ही रहोगे तो बन गए तुम जादूगर। पिताजी ने कहा है कि तुम्हें इन किताबों में से कुछ किताबें दे दो। यह कहकर वह किताबें ढूंढते हुए निकलकर आरव को देने लगा। कुछ देर में आरव के पास 5 किताबें आ गई। उन 5 किताबें को देखने के बाद आधा थोड़ा कंफ्यूज हो गया। करण की तरह देखकर कहा, 5 रन के पुस्तक है, 5 हफ्तों के अंदर हमें यह 5 रत्न पुस्तक और शास्त्र पढ़कर खत्म करना होगा, और इसे पढ़ना ही नहीं है पूरी तरह से इनके मंत्र और श्लोक को अपने दिल और दिमाग में पूरी तरह से स्थिर कर देना है, क्योंकि 5 हफ्ते बाद एक प्रतियोगिता होगी। इसके लिए हमें आचार्य महावीर जाकर उसमें भागीदार बनना है, और उसे पर आओ में यही सारी चीज हमारे काम आएगी और हम फिर माहेश्वरी की तरह उसके साथ जादू सीख सकेंगे। यह हर साल नहीं होती, बस कुछ 12 सालों में एक बार ऐसे प्रतियोगिता होती है जहां आम इंसानों को जादू सीखने का मौका मिलता है, और तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि तुम्हें यह मौका मिल रहा है, और हमारे परिवार से जुड़ने के बाद अब यह मौका बहुत ही आसानी से तुम्हारे लिए है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अरे वही कि अगर तुम किसी और आम जगह से उसे प्रतियोगिता में जाती ना, तो वहाँ तुम्हें इतनी प्रसिद्ध किताबें पढ़ने को नहीं मिलती। यह किताबें हमारे कुल शास्त्रियों की अमानत है, जो सिर्फ हमारे घर के लोग या कुछ कुछ दर्जे की शास्त्री कर सकते हैं, और कोई नहीं। बचपन से माहेश्वरी इसी किताबों को पढ़कर इतनी जल्दी पंचरत्न के आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच चुकी है, और तुम भी तो नहीं पहुंचे अब तक, आरव ने बीच में कहा। इस पर कारण ने कहा, वह इसलिए क्योंकि इस किताबों का ज्ञान उसे इंसान के शारीरिक और मानसिक शक्तियों को देख करते हुए ही होता है, और बचपन से मेरी शारीरिक शक्ति बहुत ही काम हुआ करती थी, इसलिए मैं हमेशा बीमार रहता था, जिसके कारण मैं शास्त्र और जादू के किताबें नहीं पढ़ पाता था। यह सुनकर आ रहा हूँ, आरव ने सर हिलाया, क्योंकि कारण का शरीर भी आर की तरह थोड़ा कमजोर तो था ही, इसलिए हम माहेश्वरी उसे हमेशा दबाकर और धमका कर ही रखती थी। करण ने उसे आगे बताया, आराम कुछ सोचती है, कहने लगा, तुमने कहा कि प्लस यहाँ की सिर्फ राज्य रॉयल फैमिली के लोग की जादू करने में महारत हासिल किए हुए हैं, और तुमने जितने भी जादूगर के बारे में बताया वह सब भी राजा महाराजाओं के पूर्वी से हैं, तो क्या मतलब कोई आम इंसान उन जैसी जादूगर नहीं बन सकता क्या? क्या तुम लोग भी कोई राज परिवार से हो? नहीं नहीं, हम कोई राज्य परिवार से नहीं है, पर सबकी शक्तियाँ अलग अलग होती है। हम इस ग्रंथ और अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति से उच्च राज्य और राजा महाराजा की फैमिली के बच्चों के साथ अपनी तुलना कर सकते हैं। उनके पास उनके पुरुष पुरखों से मिली हुई शक्तियों उन्हें मिलती है, पर हमें अपनी शक्तियाँ जागृत करनी पड़ती है। उन्हें सिर्फ अपने जादू की शिक्षा लेते हैं, पर उनके अंदर एक अलग ही शक्तियाँ पाई जाती है। और रही बात आम इंसान की, तो आम इंसानों को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है एक जादू सीखने के लिए, पर आम इंसान अपनी रोज जिंदगी में ही इतना खोए हुए होते हैं कि उन्हें इन सारी चीजों में ध्यान ही नहीं देते। क्योंकि बड़े बड़े लोग जो रॉयल फैमिली से आते हैं, वह लोग आम इंसानों को अपने नौकर बनाकर रखना चाहते हैं, इसलिए वह लोग ऐसे लोग जो आगे बढ़कर जादू सीखना चाहते हैं उन्हें पीछे कर अपने लोगों को आगे बढ़ते हैं, और जो आम इंसान बहुत अच्छा दर्जे का जादूगर बन जाते हैं वह उन्हें अपने लिए काम पर रख लेते हैं,
जैसे कि सिक्योरिटी, सुरक्षा गार्ड या सैनिक। और तुम यह भी कह सकते हो कि आचार्य नगरी में बहुत छोटे फैमिली के जादूगरों को बड़े फैमिली के नीचे काम करना पड़ता है, और इससे आगे की सच्चाई मैं तुम्हें नहीं बता सकता। आरव को बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि वह ऐसे किसी का नौकर नहीं बनना चाहता, पर उसका सबसे पहले मकसद तो खुद की पहचान को जानना है और उसे आ रहे सपना की सच्चाई तक पहुंचाना। चैप्टर 9, आचार्य नगर में। आचार्य नगर में बहुत हम उम्र के लड़के लड़कियां पूरे जोश के साथ इधर-उधर देखते हुए अपने ग्रुप में इधर-उधर घूम रहे थे। कुछ लोग अपने घर के गाड़ियों में आ रहे थे तो कुछ पास ही के स्टेशन से। सबके हाथ में अलग अलग सामान और बैग थे और सब इधर-उधर एक दूसरे को देखते हुए उनकी जादुई शक्तियों के बारे में सोचते हुए आचार्य नगरी के बड़े से प्रवेश द्वार के अंदर प्रवेश कर रही थे। यह प्रवेश द्वार के अंदर एक शहर सी बसा हुआ था, जहां सबसे पहले एक बाजार और बहुत सारे घर, दुकान और बड़े-बड़े बिल्डिंग जैसी बने हुए थे। अगर अब यहाँ होता तो यह सारी चीज देखकर वह तो भरोसा ही नहीं कर पाता कि सच में यह जादू की दुनिया है या कोई मामूली सी दुनिया, क्योंकि यह सारी चीज तो उसकी दुनिया में भी थे। और यही बात अब तक करो को समझ नहीं आई। महेश्वरी अकेले अपने हाथ में अपना बैग पड़े हुए चुपचाप तेज कदमों से आगे जा रही थी। वह पूरा शहर पर करने के बाद वह लोग एक बड़े से जगह पर आकर इकट्ठे हो गए। वहां देखकर सांप पता चल रहा था कि सब अभी ही वहां पर पहुंचे थे। तभी वहां कुछ अनाउंसमेंट हुआ, जिससे सब सुनते हुए एक अलग अलग लाइन बना दी। माहेश्वरी अपना बैग संभालते हुए दूसरी तरफ जा ही रही थी कि तभी उसके सामने दो लड़कियां चलते हुए आने लगी, जिससे वह तीनों आपस में ही टकरा गई। और जैसी उन दिनों में एक दूसरे को देखा, उनका चेहरा एकदम से बदल गया। वह तीनों में से दो लड़कियों में से दो लड़कियां माहेश्वरी और राजकुमारी काव्य थी, जो दोनों आपस में एक दूसरे के सामने खड़ी हुई एक दूसरे को घूर रही थी, क्योंकि यह दोनों एक दूसरे की सबसे बड़ी दुश्मन कहलाती थी अपने राज्य की। देखिए, यह दोनों जितनी ही ज्यादा खूबसूरत थी उतनी ही ज्यादा खतरनाक। आसपास के सभी लड़के लड़कियां बस उन दोनों को देख रही थी। पास करें, एक लड़के ने दूसरे लड़के की तरह देखकर कहने लगा, भाई यह दोनों लड़कियां देखकर तो किसी तेज स्टार तलवार की तरह लग रही है, और इनका तीज और काफी ज्यादा ताकतवर नजर आ रहा है। यार देवी अज्ञात्मक शक्ति इतना बढ़ गया है तो उसकी औरत को महसूस कर सकते हो, तो मुझे क्यों बता रहे हो? पर कुछ भी कहे, यह दोनों है तो बहुत खूबसूरत। पर उधर देख, पारस राज्य की दो राजकुमारियां, वह भी काफी ज्यादा खूबसूरत है। और भी तो है यहाँ लोग, लड़कियां। हाँ हाँ, पर यह दोनों जिस तरह से एक दूसरे को देख रही है ना, यह बात मैं पक्का कह रहा हूँ कि आगे जाकर चले इन दोनों के बीच बहुत जोरदार मुकाबला होगा, मजा आएगा। दो ताकतवर जादूगर को लड़ते हुए देखकर तू अपना सोच, मैं तो तेरे लिए यहाँ आया था। मुझे यहाँ जादू सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ हाँ, इंटरेस्ट नहीं है, तभी तो तू मेरे से सिर्फ 2 कदम पीछे है। थोड़ा सा इंटरेस्ट लगा लेता तो तुम मेरे जितना पावरफुल हो जाता। तभी वहाँ दो आचार्य आकर सबको उनके उनके जगह पर खड़े रहने को कहा और उन्हें वहाँ के नियम कायदा कानून बताने लगी, जिसे सब लड़के लड़कियां बड़े गौर से सुन रहे थे। वहां पर पूरे 50 लड़के लड़कियां थी, तो कुल मिलाकर 100 लोग वहां पर इस वक्त खड़े हुए थे। एक आचार्य बहुत तेज आवाज में उन सभी को देखते हुए कहने लगा, पहले ही तुम सबकी आध्यात्मिक और शास्त्र का ज्ञान बखूबी हो, पर यहाँ तुम्हें भी अपने आप को सिद्ध करना होगा। आप 100 में से 50 लोग पा सकते के बाद वापस चले जाएंगे, और 50 लोग जो बचेंगे उनका क्या होगा वह हम आगे बताएंगे। आपके पास 5 होते हैं। इन 5 हफ्ते में 5 अलग अलग परीक्षा ली जाएगी, तो अपने अंतर मन को अब पूरी तरह से जागृत कर लीजिए। हम अभी आप सबको कुछ ना बताएंगे और ना ही कुछ सिखाएंगे। 5 हफ्ते हम बस आपको आपके 5 गुना से पहचानेंगे। पर यह सब तो पहले नहीं होता था, अब यह क्यों हो रहा है? एक लड़की ने अपना हाथ ऊपर करके बहुत तेज आवाज में कहा। इस पर आचार्य ने उसे लड़की को देखा और फिर कहानी लगा, तुम्हारी इसी आचरण के कारण, क्योंकि यहाँ सिर्फ अब जादू या बाकी सारे ज्ञान नहीं,
बहुत सारे चीज के बारे में बताया सिखाया जाता है। अगर आप 100 के सॉन्ग हमारी परीक्षा में पास हो जाएंगे तो हम उन 100 स्टूडेंट को भी इसमें प्रवेश करने देंगे। अभी बस आपको अपना मेडिटेशन और अपने अंदर मान को शांत और अपने मान को काबू करना होगा। आप सबको यह बात भी बता दो कि 5 हफ्ते के बाद यहाँ बहुत सारी स्टूडेंट और आएंगे जो आपसे कम शक्तिशाली होंगे या ज्यादा, यह हम कुछ नहीं कह सकते, पर अपने से सभी लोगों को अब तक आप जो थे या जो रह चुके हैं वह व्यक्तित्व न रखकर यहाँ से सीखने की चाहत रखकर आना होगा, क्योंकि यह आचार्य निकेतन से निकलने वाले जादूगर सिर्फ जादूगर नहीं, पूरी दुनिया के रक्षक बनकर बाहर निकलते हैं, जिसे इस दुनिया से लेकर हर दुनिया के बारे में पता होता है। और जहाँ तक तुम लोग जानते हो कि दूसरे दुनिया काली और बुरी शक्तियों वाले लोग रक्षा और ड्रैगन्स यहाँ पर आकर तबाही मचाते हैं, उन्हें रोकना और आम लोगों को सुरक्षित रखना हमारे हम जैसे जादूगर का कर्तव्य होता है। इसलिए अगर किसी के मन में सेवा भावना और वह बस अपने परिवार को सूरत से रखने के लिए या किसी प्रकार की स्वार्थ के लिए जादू सीखकर यहाँ से लौटना चाहता है तो वह सब अभी लौट जाए, क्योंकि यहाँ अंदर जाने से पहले जान आंखों में कैसे डर से अंदर जाना होगा, जिससे तुम्हारे अंदर जाने या ना जाने का उसके कारण हो सके। यह कहते हुए उन 4 आचार्य में एक एक कर अपना हाथ ऊपर कर दिया और उनके हाथों से निकलते हुए रोशनी एक जगह समाहित होकर एक बड़ा सा दरवाजा बन गया, जिसके देखते ही सब देखते ही रह गए। आप सबको उसे दरवाजे से धीरे धीरे अंदर की ओर जाना था। जो पहले लड़का हिम्मत करके आगे जाकर दरवाजे को पार किया तो वह दरवाजा से वापस से बाहर धकेल दिया और वह खुद दूर जाकर गिर गया। यह देखकर सब देखते ही रह गए। आचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, यह दरवाजा तुम्हारे अंतर मंतर जाकर तुम्हारी अच्छी बुरी चीजों को तरफ कर तुम्हें इस जादू दुनिया में जहाँ तुम जादू सीखोगे वहाँ सब धीरे धीरे करके उसे जादुई दरवाजे से अंदर जाने लगे। उन 100 स्टूडेंट में से 15 स्टूडेंट तो वहीं से बाहर हो गए। हालांकि वह बहुत अच्छी जादूगर थी, पर उनके अंदर एक अलग की तरह का डार्कनेस भरा हुआ था जो कभी भी किसी भी को नुकसान पहुंचा सकता था। इसलिए वह लोग इस पवित्र जादू से बने दरवाजे को पर नहीं कर पाए। जैसे वह सब दरवाजे के अंदर आए तो उन्हें एक अलग ही दुनिया देखने को मिला कर हो तो बस वही रहेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं था। यह तो काफी बड़ा और भाव तरह का स्टेडियम नजर आ रहा था। आज पास देखते हुए सब सोचने लगी कि इसी कारण यह आचार्य नगरी फेमस है कि यहाँ हर एक 4 कदम में कुछ जादुई चीज होती है।